हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस हो, यूपी पीजीटी का या झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का। तो उसके सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है इसके अंतर्गत ये क्लास 12 है, जिसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का जो यूनिट 2 है सोशियोलॉजी का सिलेबस, इसमें हम लोग को समाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक योगदान के अंतर्गत सैद्धांतिक प्रारंभ एवं विकास के सिद्धांत में जो सेकंड थिंकर है हर्बर्ट स्पेंसर जी, उनकी थ्योरी को देखना होगा। इससे रिलेटेड 2 क्लासेस आएंगी। आज की क्लास में हम लोग सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इनकी और एक महत्वपूर्ण थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे। और आप लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि आज की जो क्लास है वो आपके सोशियोलॉजी के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारा यूजीसी नेट के सिलेबस में मेंशन है, यूपी पीजीटी के सिलेबस में मेंशन है, उसके बाद झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का सिलेबस में है, बिहार का जो स्टेट टेट का एग्ज़ाम है उस पर भी मेंशन है। तो यानी कि ये जो टॉपिक है ये सोशियोलॉजी के किसी भी क्षेत्र में अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए क्लास के साथ बने रहें, इस चैनल के साथ बने रहें। और अगर आपको क्लास से हेल्पफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आप तक और अच्छे प्रकार से और बेहतर से ढंग से क्लास को लेकर आ सकूं। और एक बात है, आपके साथ मेरा जो रिलेशन है वो तो इसी लाइक्स कमेंट के माध्यम से ही जुड़ा है। तो जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो आपके साथ मेरा रिलेशन जुड़ेगा कैसे। अगर कमेंट में बातचीत होती रहेगी तभी तो हम लोग का हाँ पता चलेगा कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात, कि जैसे हम लोगों ने आज को थ्योरी को कवर कर लिया उद्विकास का सिद्धांत का, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 8 AM में हम लोग इससे रिलेटेड MCQ को भी कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग रात में थ्योरी को पढ़ लीजिएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। और नेक्स्ट डे जब हम लोग MCQ को प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे प्रकार से डबल रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनकी थ्योरी। तो आज की जो थ्योरी है इसमें हम लोग सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत देखेंगे। ये हर्बर्ट स्पेंसर जी का है, जिसे अगर इंग्लिश में बोला जाए तो लॉ ऑफ इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखिए क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समाज का उद्विकास का पढ़ेंगे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मानव का उद्विकास होता है। उद्विकास का तात्पर्य हो गया कि धीरे धीरे एक क्रम में परिवर्तन, गति में परिवर्तन, चाहे वो इस सोसाइटी के अंतर्गत या इस भौतिक जगत के अंतर्गत किसी भी पदार्थ का जब क्रमवत रूप में परिवर्तन होता है, वो आगे की ओर विकास करता है, तो उसे उद्विकास के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए मनुष्य का, तो मनुष्य का जब जन्म हुआ था, जब वो आदिकाल पाषाण काल का बात किया जाए तो वो अपने 4 पैरों पर चलता था, 2 पैर पे नहीं चलता था। यहाँ पे देखिए फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, वो 4 पैर में चल रहा था। फिर धीरे धीरे उसके क्रम में परिवर्तन आया, उसकी गति में परिवर्तन आई, उसका थोड़ा विकास हुआ, तो वो झुक के चल रहा है लेकिन 2 पैरों में चल रहा है। फिर उसका थोड़ा और विकास हुआ तो वो शिकार करने के लिए सीख गया कि हाँ वो भोजन पहले कच्चा खा लेता था, तो फिर पत्थर का यूज़ करके वो शिकार करने लगा, शिकार करके जंतु जानवर को मारने लगा। फिर उसने अस्त्रों का उपयोग किया, अस्त्र को जाना कि किस प्रकार से हम अस्त्र का उपयोग करके जंगली जानवर को मारकर उसका आग जलाकर भोजन कर सकते हैं। इसके बाद अभी का जो मनुष्य है वो ये मनुष्य, उसके देखिए शारीरिक गठन में भी परिवर्तन हुआ है, उसके रूप में भी परिवर्तन हुआ है, यानी मनुष्य का किस प्रकार से उद्विकास हुआ है। तो कैसे हुआ है, तो एक धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में विकास हुआ है। इसी चीज को हम लोग सोसाइटी के रूप में जानेंगे कि सोसाइटी में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है या किस प्रकार से उद्विकास हो रहा है। तो हर्बर्ट स्पेंसर जी की थ्योरी को जानने से पहले हम लोग इनकी थोड़ी बायोग्राफी देख लेते हैं। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर जी का जन्म
27 अप्रैल 1820 इंग्लैंड के डार्विन में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 दिसंबर 1903 को हुई थी। हर्बर्ट स्पेंसर जी यूरोपीय महाद्वीप के निवासी थे और इनकी बात की जाए तो वे अगस्त कॉम्ट के समकालीन थे। अगस्त कॉम्ट के समकालीन होने के कारण इन्हें संस्थापक विचारक के रूप में भी जाना जाता है। संस्थापक विचारक मतलब समाजशास्त्र को स्थापना करने में, इसकी संस्थापना करने में एक महत्वपूर्ण योगदान किनके द्वारा दिया गया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर जी के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत तो दिया ही था, साथ ही साथ इन्होंने सामाजिक संरचना शब्द से भी हम लोगों को परिचित करवाया था। और इनसे इनके जीवन से रिलेटेड भी हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी देखेंगे। देखिएगा, आपको एकदम कहानी के जैसा उस चीज़ को याद हो जाएगा। तो अगस्त कॉम्ट जी समाजशास्त्र उनके संदर्भ में बोला जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर जी के संदर्भ में, कि अगस्त कॉम्ट जी ने जो समाज का नक्शा बनाया था, जिस नक्शा का निर्माण किया था, उस नक्शा में हर्बर्ट स्पेंसर जी ने रंग भरने का काम किया। मतलब ये हो गया कि अगस्त कॉम्ट जी ने जो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी इसके विकास में कार्य किया, उस कार्य को और आगे कौन बढ़ा कर लेके जाते हैं, तो हर्बर्ट स्पेंसर जी ले जाते हैं। उन्होंने बहुत ही समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क को भी किया है। इन्हें संस्थापक विचारक के रूप में भी जाना जाता है। अब इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बुक से क्या होता है कि हम लोग को एक नॉलेज मिल जाती है कि कोई भी थिंकर क्या बताना चाहता है, उसके कौन से थाट्स हैं, तो वो थाट्स अपने किस में बताता है, वो बुक में ही बताता है। और बुक से रिलेटेड तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इनकी बुक्स की अगर देखा जाए तो इनकी जो पहली बुक है वो है सोशल स्टैटिक्स, जिसकी रचना इन्होंने 1850 में की थी। नेक्स्ट इनकी बुक है फर्स्ट प्रिंसिपल, जिनकी रचना इन्होंने 1863 में की थी। और इसी बुक में उन्होंने अपने थ्योरी लॉ ऑफ इवोल्यूशन यानी सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत को इन्होंने अपनी इसी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में बताया था। नेक्स्ट इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। इसकी रचना इन्होंने 1873 में की थी। और इसी पुस्तक में मतलब प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ये जो पुस्तक है, तो समाजशास्त्र नाम से ये पहली पुस्तक है कि कोई भी समाजशास्त्र नाम का यूज़ करते हुए कौन सा बुक लिखा है, तो वो हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं। और वो बुक कौन सी है, तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है। इसलिए ये बुक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इनकी बुक है डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, जिसकी रचना इन्होंने 1890 में की। फिर नेक्स्ट इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, इनकी रचना इन्होंने 1893 में की। नेक्स्ट इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1872 में। नेक्स्ट इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट मैन वर्सेस स्टेट। और नेक्स्ट इनकी बुक है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। तो इतने सारे इन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की थी। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी थ्योरी को, जो लॉ ऑफ इवोल्यूशन है या सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है, आखिर ये सिद्धांत क्या है। इन्होंने जो थ्योरी दी है हर्बर्ट स्पेंसर जी ने, ये अपने लाइफ बेसिस होकर दी है। उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के आधार पर उन्होंने अपनी इस थ्योरी को दिया था। तो क्या घटना है हम लोग आगे देखते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर जी चार्ल्स डार्विन जी की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसकी रचना इन्होंने 1859 में की थी। एक और इनकी इम्पॉर्टेंट बुक थी डिसेंट ऑफ मैन 1871। तो चार्ल्स डार्विन जी ने कौन से थ्योरी को दिया था, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास। अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ल्स डार्विन जी की थ्योरी का नाम क्या है, तो प्राणी शास्त्रीय उद्विकास। इसी थ्योरी से प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर जी ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया। चार्ल्स डार्विन प्राणी शास्त्रीय उद्विकास देते हैं और हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक उद्विकास देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत को योग्यतम का उच्च सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और चार्ल्स डार्विन जी की थ्योरी को फॉलो करने के कारण इन्हें चार्ल्स डार्विन का बुलडॉग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने
जो चार्ल्स डार्विन जी थे, इनकी थ्योरी को अपने थ्योरी में प्रयोग किया था। फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर जी के अनुसार जो भौतिक संसार है या भौतिक जगत है, ये जो पदार्थ है, ये शक्ति के योग से बना है। यह दोनों अपने अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर आश्रित है। संसार के अंतर्गत चाहे कोई भी चीज हो, वो भौतिक जगत में बने रहने के लिए अपना तो शक्ति रखता ही है, साथ ही साथ उस भौतिक जगत से तालमेल जब तक नहीं बैठा सकेगा, वो संसार में वास नहीं कर सकता है, या नहीं जीवित रह सकता है, या नहीं टैकल कर सकता है। फिर नेक्स्ट इन्होंने जो बात की है कि प्रत्येक वस्तु जैव या अजैव का उद्विकास होता है। चाहे आप समाज के अंतर्गत किसी भी चीज को ले लीजिए, तो उसका क्रमिक विकास हमें देखने को मिलता ही है। हर चीज का, चाहे वो जैव हो या अजैव हो, हमें उद्विकास या धीरे धीरे क्रम में विकास देखने को मिलता ही है। इसके लिए उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से मनुष्य का जन्म होता है, किशोरावस्था आती है, पौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आती है, इसी प्रकार विकास की गति चलती रहती है। यही समाज पर भी नियम लागू होते हैं, अर्थात समाज का भी उद्विकास इसी क्रम में होता है। इन्होंने मनुष्य के जीवन के साथ इसको जोड़ के देखा कि जैसे देखिए, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो क्या जन्म लेते के साथ ही वो बूढ़ा हो जाता है? नहीं होता है। उसका धीरे धीरे उद्विकास होता है, क्रमिक उद्विकास होता है। वो एक शिशु रहता है, उसके बाद वो बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, आपका युवावस्था आती है, पौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। तो क्या हुआ कि एक क्रमिक विकास में उसका उद्विकास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अनाज को ले लीजिए, आपको बोला जाए कि चावल, आपको दाना दिया जाए, आप बोला है कि मिट्टी में इसको रोपिए, चावल निकालिए, तो क्या हम चावल के दानों को मिट्टी के अंदर जब रोपते हैं तो उससे चावल ही निकलता है? चावल तो नहीं निकलता है। उससे अंकुरित होता है तो वो पौधा बनता है, पौधा से फिर उसके अंतर्गत फसल आता है, अनाज बनता है, उसको फिर साफ किया जाता है, तभी तो हमको चावल प्राप्त होता है। तो क्या हुआ, इस प्रकार से उद्विकास ये चलता रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य का भी जीवन है कि जब वो अपना शिशुअवस्था, बाल अवस्था, युवावस्था, पौढ़ावस्था, किशोरावस्था को जब पार करते हुए वृद्धावस्था में पहुंचता है, तो फिर उसके आगे जाके मृत्यु होती है, फिर आत्मा का फिर से जन्म होता है। तो ये जो विकास का क्रम है, ये क्रमिक रूप से चलता ही रहता है। इन्होंने जो अपनी ये थ्योरी दी थी, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, इन्होंने अपने जीवन से प्रभावित होकर दिया था। तो कैसे? तो हर्बर्ट स्पेंसर जी 9 भाई बहन थे। 9 भाई बहन में हर्बर्ट स्पेंसर जी सबसे बड़े थे। इनके बाद जो 8 भाई बहन हुए, वो किसी न किसी कारणवश, हो सकता है कोई बीमारी उनको हो गई हो, या कुपोषण के कारण, या आर्थिक गरीबी के कारण, कोई कारणवश 8 भाई बहन की मृत्यु होगी। सिर्फ हर्बर्ट स्पेंसर ही जिंदा रहे। तो उन्होंने बोला कि इस भौतिक जगत में टिकने के लिए या जीवित रहने के लिए अपने अंदर शक्ति होनी चाहिए, ताकि पर्यावरण के साथ हम लड़के अपने आप को जीवित रख सके। तो उन्होंने अपने ही लाइफ पर बेसिस होकर सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया था। देखिए, मानव विकास का जो इतिहास है वो इस प्रकार से ही है कि पहले मनुष्य जो तो था, वो 4 पैरों में चलते चलते धीरे धीरे उसका क्रमिक विकास होते होते किस प्रकार से अभी का जो मानव है वो ये मानव के रूप में परिवर्तन हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि स्पेंसर जी का जो उद्विकास का सिद्धांत था, इसकी 3 मान्यताएं कौन कौन सी है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि हर्बर्ट स्पेंसर जी के सिद्धांत की कितनी मान्यताएं हैं। तो 3 मान्यताएं हैं। वे 3 मान्यताएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला जो इनका मान्यता है वो यह है कि शक्ति शाश्वत और गतिमान है, केवल स्वरूप में परिवर्तन होता है। यानी कि कोई भी शक्ति को आप ले लीजिए तो वो गतिमान के रूप में, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं हो। परिवर्तन नहीं होगा तो वो संसार के अंतर्गत टिक ही नहीं सकता है। चाहे आप मनुष्य को ले लीजिए, चाहे फसल को ले लीजिए, या किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, तो उसके अंतर्गत परिवर्तन हमें देखने को मिलता ही है। और फिर उन्होंने जो नेक्स्ट बात की कि पदार्थ का विनाश नहीं होता है, केवल रूप परिवर्तन होता है। जैसे देखिए, पदार्थ के रूप में अगर हम आग को यूज़ करते हैं, तो
कोई लोग उसको क्या करेंगे, खाना बनाने के काम में लाते हैं कि आग जलाकर हम भोजन बना रहे हैं, भोजन पका रहे हैं। कोई उसको लाइट के रूप में यूज़ कर रहा है कि आग जलाए तो हमको चारों तरफ प्रकाश देखने को मिला। तो कोई व्यक्ति क्या करता है, आग जलाकर किसी का घर भी जला देता है। तो क्या हुआ कि इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है, विनाश तो नहीं हो रहा है, आग तो नहीं खत्म हो रहा है, बल्कि आग का रूप में अलग अलग जगह पे अलग अलग परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। और फिर उन्होंने क्या बात की कि प्रत्येक चीज़ में गति होती है, चाहे संसार के अंतर्गत आप कोई भी चीज़ ले लीजिए तो उसमें गति होती है, उसका विनाश नहीं होता है। अगर आप कोयले को भी जलाइएगा तो उसके लिए उसके बाद आपको राख प्राप्त होगा, कोयला पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, पूरा आपको एकदम गायब नहीं दिखेगा, बल्कि उसके रूप में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब हम लोग जो इतना कुछ पढ़े, इतना कुछ उनकी थ्योरी को देखें, उनके सिद्धांत को देखें, तो इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन निकला, क्या हम निष्कर्ष पे पहुँचे, उसको हम लोग देख लेते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर जी का कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन से योगदान दिए। तो सबसे पहला जो उनका योगदान था कि उन्होंने विकास का नियम दिया, यानी कि लॉ ऑफ इवोल्यूशन उन्होंने दिया। सेकेंड कि उन्होंने साव्यव सिद्धांत की बात की, यानी सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनिज्म की बात की, कि ये जो समाज है उसकी तुलना उन्होंने किससे की, तो मनुष्य के ऑर्गन से की। जिस प्रकार से कोई मनुष्य, कोई एक मानव का निर्माण कैसे होता है, तो आँख, कान, नाक, पैर, ये सभी चीज़ों से मिलकर एक मनुष्य बनता है। तो इसके अंतर्गत कोई भी अगर एक अंग में खराबी आ जाए तो मनुष्य के शरीर में खराबी आ जाती है। उसी प्रकार से समाज के अंतर्गत कोई भी एक अंग, चाहे वो संस्था हो, समिति हो, धर्म हो, रीति रिवाज हो, प्रथा हो, किसी में भी कुछ अगर परिवर्तन हो जाएगा तो इस समाज का जो प्रक्रिया है, इसकी जो संरचना है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक संरचना की बात की थी, और सामाजिक संरचना ये शब्द जहाँ भी आएगा आप उसकी तुलना समझ लीजिएगा कि मानव शरीर से की जा रही है। तो इन किन के द्वारा की गई थी, तो हर्बर्ट स्पेंसर जी के द्वारा की गई थी। थर्ड इन्होंने बात की सामाजिक नियंत्रण के साधन, यानी एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। मनुष्य के ऊपर कंट्रोल किस माध्यम से होगा, कोई भी व्यक्ति के ऊपर देखिएगा जो कंट्रोल होता है वो दो तरीकों से होता है। एक तो होता है कानून के माध्यम से, कि व्यक्ति डरता है गलत काम करने से, कि अगर हम गलत काम करेंगे तो कानून हमको सजा देगी, हमको फांसी हो जाएगा, जेल हो जाएगा, हम अगर किसी का सामान चोरी कर लेंगे तो हमको ये समाज सजा मिल जाएगी, इससे डरता है। और एक डरता है वो धर्म, प्रथा, रीति रिवाज, यानी धर्म से, कि अगर हम गलत काम करेंगे तो भगवान हमको सजा देंगे। तो ये सब चीज़ क्या है, सोशल कंट्रोल करने के साधन है, धर्म, रीति रिवाज, प्रथा और कानून, इससे मनुष्य के अंतर्गत कंट्रोल किया जाता है। और फोर्थ उन्होंने क्या बात की, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की। अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर जी ने समाज के दो रूप बताए, एक सैनिक समाज, एक औद्योगिक समाज। सैनिक समाज के अंतर्गत जो कबीला टाइप के लोग रहते हैं ना, जो उस टाइप के लोगों को, जैसे देखिएगा कि जो कबीला जैसा बना के रहते हैं, जो उनको रखा गया और उनका अपना एक सरदार होता है, उनके नियम को, उनके प्रथाओं को लोग मानते हैं। और दूसरा जो उन्होंने बात की औद्योगिक समाज की, इसके अंतर्गत जैसे कारखाने और बड़े शहरों के जितने समाज होते हैं, सोसाइटी होते हैं, उनको रखा। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, तो ग्रामीण और शहरी का बात न करके हर्बर्ट स्पेंसर जी कबीला, आपका सैनिक समाज और औद्योगिक समाज के रूप में इस समाज को दो भागों में बांटे। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्बर्ट स्पेंसर जी ने समाज के कितने रूप बताए हैं, तो दो रूप। वे दो रूप कौन कौन से हैं, तो औद्योगिक समाज और सैनिक समाज। तो आज की थ्योरी यही थी, यही था लॉ ऑफ इवोल्यूशन। आई होप आप लोगों को अच्छे प्रकार से थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।